एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब मस्त होंगे। आई एम राजेश तंवर फ्रॉम एसपीएमसी बीकानेर। तो इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर अपने यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से बैठ के इसको समझना है। और जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा ना, इसके अंदर जो पाथवे वगैरह आएंगे ना, उनको खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और अगर आपके पहले के जो मेरे सेपरेट उनके लेक्चर है ना, वो देखे हुए हैं ना, तो आपका बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप एग्जाम से एक दो दिन पहले भी जग रहे हो, तो अगर आप ये वन शॉट लेक्चर भी कर जाओगे ना सारे, तो भी पास हो आप, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से समझना है इनको, एक बार पढ़ो पर बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन क्या क्या कवर करेंगे, ग्लाइकोलिसिस देखेंगे, तो इससे क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। डेपोपोड लिबेरिंग साइकिल से शॉर्ट नोट आता है। क्रेब साइकिल से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और कोरी साइकिल से शॉर्ट नोट आता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज देखेंगे, उनसे क्या होता है, क्लिनिकल क्वेश्चन बनते हैं। एचएमपी सेंट से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और गैलेक्टोसीमिया जिससे क्लिनिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। आपको बढ़िया से समझना है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पहले खा पी के बैठना, ऐसे नहीं कहीं बीच में घूम फिर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीन साइंटिस्ट थे, एम्पटन, मेरहाफ और पार्नस। तो इन तीनों ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या की थी, डिस्कवरी की थी। सबसे पहले इनके बारे में बताया था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस को यूनिवर्सल पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी लिविंग सेल है ना, वो चाहे प्लांट की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे एनिमल की हो, या वो फिर एरोबिक कंडीशन में हो या फिर एनएरोबिक कंडीशन में, तो सभी में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस तो होता ही होता है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एनर्जी का बेसिक सोर्स होता है उन चीजों, उनके लिए जिनमें एनएरोबिक कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसमें 10 स्टेप होते हैं, 10 एंजाइमेटिक स्टेप होते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज से, और ये चलता है 10 स्टेप से, और कहाँ पे जाके खत्म होता है, पायरुवेट पे। अगर एरोबिक कंडीशन है तो, और अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो ये जाएगा लैक्टेट पे तक, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन कन्वर्टिंग द ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट व्हाइल प्रोड्यूसिंग द एटीपी। और साथ ही क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो ये हो गया। इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पे होती है, अपन को पता है मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी कहाँ पे, लिविंग सेल्स के अंदर। और लिविंग सेल्स के अंदर भी कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। सेकंड है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन दोनों में पॉसिबल है, ठीक है ना। ये अगर ऑक्सीजन नहीं है, एरोबिक कंडीशन है, तो वहां पे भी देखने को मिलेगा, और एरोबिक कंडीशन है तो वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सेल होती हैं, जैसे होगी एरिथ्रोसाइट हो गई, लेंस हो गया, कोर्निया हो गई, और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो गई। तो वहां पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, क्रैब साइकिल होती है, तो वो तो होगी नहीं। तो उन सेल्स के लिए एनर्जी का बेसिक सोर्स क्या रहेगा, ग्लाइकोलिसिस बचा। तो इन सेल्स के लिए एनर्जी का सोर्स क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस ही होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इज द वेरी इसेंशियल फॉर ब्रेन। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ब्रेन को क्या है, कंटिन्यू एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है, ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होता है। जो ग्लूकोज ग्लूकोज में भी क्या होता है कि ये ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी फटाफट से मिल जाती है। जबकि क्रेब साइकिल में क्या होता है, जो एनएटीएच बनते हैं, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, और फिर उनसे एटीपी का प्रोडक्शन होगा, तो उनमें क्या लगता है, टाइम लगता है। जबकि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और फिर उनको अपन डायरेक्ट एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं। तो इसलिए ब्रेन को क्या चाहिए, एनर्जी फटाफट से चाहिए, जल्दी चाहिए, तो उनके लिए क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस एक मेजर सोर्स रहेगा। लास्ट है कि इसके इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस आर यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी अमाइनो एसिड एंड फैट है।
तो ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट आएँगे जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट हो गया और भी कुछ हैं, तो उनसे क्या करते हैं अपन अमाइनो एसिड या फैट की सिंथेसिस करवा सकते हैं। अब देखते हैं इसका पूरा पाथवे और फेज। तो ये क्या होती है, इसकी 3 फेज होती हैं। पहली कि अपन एनर्जी देंगे, तो उसको बोलते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। सेकंड क्या है, स्प्लिटिंग फेज। तो उसमें क्या होता है, कोई कंपाउंड है उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो स्प्लिटिंग फेज होगी। थर्ड क्या होता है, एनर्जी जनरेशन फेज, कि उन स्टेप से क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका पाथवे। तो पाथवे क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अपन को पता है ग्लूकोज से स्टार्ट होता है ये, ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है ये। तो क्या होगा इसमें, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस से और जाके कहाँ पे खत्म होता है, पायरुवेट पे जाके खत्म होता है। तो ग्लूकोज चेंज होगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट में, और कौन सा एंजाइम करवाएगा, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज करवाएगा, ठीक है ना। और साथ ही क्या होगा, एक एटीपी यूज होगी, तो ये क्या हो गया, एनर्जी यूटिलाइजेशन फेज हो गया, ठीक है ना। तो एक एटीपी यूज हो गई और को फैक्टर के रूप में क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है। अब बन गए ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया, तो ये चेंज होगा फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट में। और अपन को पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इजीली आइसोमराइजेशन रिएक्शन से चेंज हो जाते हैं। और ये क्या होती है, देखो इसमें दोनों साइड में एरो, तो ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बन गया। अब ये फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट चेंज होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट के अंदर, और कौन सा एंजाइम करवाएगा, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम करवाएगा इसको। और साथ ही एक एटीपी क्या होगी, यूज होगी। तो ये क्या हो गया, एनर्जी यूटिलाइजेशन फेज हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट था। तो क्या हुआ, और कोफैक्टर के रूप में क्या है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम आयन है। तो अब बन गया अपने पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट बन गया। अब इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और कौन सा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, एल्डोलेज, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेंगे, दो कंपाउंड बनेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट है, और बनेगा ग्लिसरॉल्डेट 3 फोस्फेट। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड फिर आगे क्या बनाएगा, 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट बनाएगा। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये एक मॉलिक्यूल तो इसका बना, एक मॉलिक्यूल इसका बना। तो ग्लिसरॉल्डेट 3 फोस्फेट ये पूरा प्रोसेस चलाएगा एक बार, और फिर बाद में क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट भी इसी में चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल्डेट 3 फोस्फेट में, और ये फिर से पूरा प्रोसेस चलेगा। तो अब ग्लिसरॉल्डेट 3 फोस्फेट से आगे का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 2 बार चलेगा, ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये क्या बना, 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट बना, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और यहाँ पे जो NADH बन रहा है ना, इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये याद रखना। तो 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट बन गया। अब ये चेंज होगा 3 फोस्फोग्लिसरेट में, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। और यहाँ पे कितनी, 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो अगर आपको वाइवा में या एमसीक्यू में पूछ लें कि ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन कौन से स्टेप में होता है, आपको स्टेप दे देंगे कि ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट टू 1,3 फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्जन होता है, या फिर आगे के और भी दे देंगे एक दो स्टेप। तो आपको देखना है कि कौन से स्टेप में हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट जब चेंज होता है 3 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर, तब क्या होता है, सबसे लेवल फोस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन फेज है ये, एनर्जी का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या था, 3 फोस्फोग्लिसरेट बन गया, तो उससे क्या बनेगा, 2 फोस्फोग्लिसरेट बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम रहेगा, फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज रहेगा। तो जहाँ पे जो फोस्फेट था वो थर्ड पोजीशन पे था यहाँ पे, तो वो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया। और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इनोलेज एंजाइम इसको चेंज करेगा फोस्फोइनोल पायरुवेट में, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फोस्फोइनोल पायरुवेट चेंज होगा पायरुवेट के अंदर, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कौन सा एंजाइम कैटालाइज करवाएगा इस रिएक्शन को, पायरुवेट काइनेज। और कितनी एटीपी का प्रोडक्शन होगा, 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन है। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 स्टेप होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है, ये याद रखना आपको। ये क्या करेगा, एमसीक्यू में या वाइवा में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पायरुवेट बन गया,
तो यही था पूरा ग्लाइकोलिसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज से पायरुवेट का कन्वर्जन हो रहा है और साथ ही NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है और एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एटीपी यूज भी हो रही है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब देखते हैं, ये थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है, जो अपन ने पढ़ा है ना वही है। तो एक बार आप क्या करना है, रीड करना है आपको, ये सारा वही है। अब देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी प्रोडक्शन कितना हुआ। तो यहाँ पे देखो आप, तो क्या हुआ, ये दो एटीपी तो क्या हो गई, यहाँ पे यूज हो गई दो एटीपी तो। ठीक है, दो एटीपी यूज हो गई और यहाँ पे क्या हुआ, दो NADH2, दो NADH2 का प्रोडक्शन हुआ। और एक NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, तो ये क्या करता है, 2.5 एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे कितने NADH2 बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो टोटल कितने एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, 5 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे SLP से यहाँ पे दो एटीपी का प्रोडक्शन हुआ और दो एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ। तो क्या हुआ, टोटल एटीपी कितनी हुई, टोटल एटीपी कितनी हुई, 9 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है। और दो एटीपी क्या हो गई, यूज हो गई। तो कितनी एटीपी बची, 7 एटीपी। कौन सी कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में। क्यों, एरोबिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तभी NADH2 से क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। एनएरोबिक कंडीशन हो, एनएरोबिक कंडीशन होगी तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी नहीं और NADH2 से एटीपी का प्रोडक्शन होगा नहीं। तो क्या होगा, दो एटीपी, केवल दो एटीपी का प्रोडक्शन होगा। वो दो एटीपी कौन सी हैं, ये चार सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन वाली एटीपी हैं, जिनमें से दो एटीपी तो क्या हो गई, ये यूज हो गई। तो अपने पास कितनी बचेंगी, एनएरोबिक कंडीशन में केवल दो एटीपी बचेंगे। ठीक है, तो यही दे रखा है यहाँ पे सारा, ये एटीपी प्रोडक्शन आप पढ़ लेना, यही दे रखा है जो मैंने ऊपर बता दिया। अब क्या करेंगे, रेपोपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल। रेपोपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल, ऐसे नाम से तो ऐसे लगता है कि भाई वो तगड़ा ही टॉपिक होगा, बट क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। जितना इसका नाम खतरनाक है उतना ही ये सिंपल है। तो ये क्या होता है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, उसका क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री पाथवे होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री पाथवे होता है उसका। तो क्या होता है, मान लो अपन को दिल्ली टू जयपुर जाना है, तो ये अपन शॉर्टेस्ट पाथवे होगा जो उससे जाएंगे। बट इसमें कहीं पे अगर कोई काम चल रहा हो, कहीं बीच में रास्ते में खराबी हो गई, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे तो है नहीं कि वापस से आ जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, उसका जो लोकल रास्ता होगा वहां से, तो उसके उससे जाएंगे और वो लोकल रास्ता क्या करेगा, आगे जाके फिर से उस हाईवे पे मिला देगा अपन को। तो यही रेपोपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल होती है कि जब ग्लाइकोलिसिस चलता है ग्लूकोज से और पायरुवेट में जाके खत्म होता है। बट उसमें बीच में एक स्टेप में क्या आती है, दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये रेपोपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर पूरा ग्लाइकोलिसिस ही रुक जाएगा। बट फिर नेचर ने सोचा कि अगर कोई सेल ऐसी है कि जो ग्लाइकोलिसिस के भरोसे जिंदा है, तो अगर उस ग्लाइकोलिसिस बंद हो जाएगा तो फिर सेल सरवाइव कैसे करेंगी। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, रेपोपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल डेवलप किया नेचर ने। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी एक स्टेप में डिफेक्ट आ गया ना, तो वो क्या करेगा, पाथवे एक दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे फॉलो करेगा और वो जाके क्या करेगा, फिर उस ग्लाइकोलाइसिस में ही मिल जाएगा आगे जाके। तो देखो ये क्या होता है। तो ये क्या है, ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ, अपन जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, फिर ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 1 6 बिसफोस्फेट बनता है और फ्रुक्टोज 1 6 बिसफोस्फेट आगे ब्रेक होता है, दो कंपाउंड में, एक बनाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट और एक बनाता है ग्लिसरॉल्डिएट 3 फोस्फेट। ये ग्लिसरॉल्डिएट 3 फोस्फेट फिर आगे चेंज होता है 1 3 बिसफोस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है ना। बट आगे क्या हुआ, ये जो फोस्फोग्लिसरेट काइनेज है ना, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई। तो क्या होगा, ये पूरा क्या हो गया, ये पाथवे चलेगा नहीं। अगर ये पाथवे नहीं चलेगा तो फिर आगे का पूरा प्रोसेस नहीं चलेगा ग्लाइकोलिसिस का। तो फिर नेचर ने क्या किया, एक सप्लीमेंट्री पाथवे डेवलप किया। उसमें क्या हो रहा था, जो 1 3 बिसफोस्फोग्लिसरेट है ना, वो बना रहा है 2 3 बिसफोस्फोग्लिसरेट। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, 2 3 बिसफोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है ना, 2 3 बिसफोस्फोग्लिसरेट बन गया। अब ये फिर कन्वर्ट होगा 3 फोस्फोग्लिसरेट में। तो कौन सा एंजाइम करवाएगा इसको, 2 3 बिसफोस्फोग्लिसरेट फोस्फेटेज एंजाइम करवाएगा। ठीक है ना। तो इस स्टेप में दिक्कत हो गई तो नेचर ने क्या किया, एक दूसरा सप्लीमेंट्री पाथवे डेवलप कर दिया और फिर वो जाके वापस से यहाँ पे मिल गया। ठीक है,
अब आगे का पूरा पाथवे वैसे चलेगा, 3-4-ग्लिसरेट चेंज होगा, 2-4-ग्लिसरेट में 2-4-ग्लिसरेट चेंज होगा 4-इनोल पायरुवेट में, और फिर वो बनाएगा पायरुवेट। ठीक है? तो यही है रेपोकोट बेरिंग साइकिल। क्या होती है? यही होती है कि एक सप्लीमेंट्री पाथवे डेवलप होता है। सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान 2,3-bis-4-ग्लिसरेट बन रहा है ना, उसका अपनी बॉडी में सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है ना? तो वो क्या वो करता है, ये देखो यहाँ पे, ये जब 1,3-bis-4-ग्लिसरेट 3-4-ग्लिसरेट में चेंज होता है इस नॉर्मल पाथवे से, तो क्या होता है, एक एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना? बट अगर वहीं पे ये इस पाथवे से रेपोकोट रिपेयरिंग साइकिल के सप्लीमेंट्री पाथवे से चलता है, तो इसमें क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है? तो एक तो ये है, तो ये अपने लिए क्या हो गया, घाटे की बात हो गई। ठीक है ना? इसमें विदाउट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो इस प्रोसेस के दौरान एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि ये तो क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है अपनी बॉडी के लिए। बट बाद में जब स्टडी की इसमें, और तब पता चला कि इसके अंदर जो 1,2,3-bis-4-ग्लिसरेट बन रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये जो अपनी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन के बीच में जब बाइंडिंग एफिनिटी होती है ना, उसको क्या करता है, कम करता है। जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है टिश्यू साइट पे, तो क्या होती है, वहां पे मोर ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है और इजीली हो जाती है वो। ठीक है? तो ये अपने लिए फ़ायदेमंद कौन-सी कंडीशन में रहा, कि अगर अपनी बॉडी में हाइपॉक्सिया की कंडीशन हो या फीटल टिश्यू हो। फीटल टिश्यू में क्या होता है, हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे अगर 2,3-bis-4-ग्लिसरेट बढ़ा हुआ रहेगा बॉडी में, तो वो क्या करवाएगा, हाई ऑक्सीजन का क्या करवाएगा, अनलोडिंग करवाएगा। और हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं अगर आप लोग कहीं पे कुल्लू मनाली चले गए दोस्तों के साथ घूमने, तो वहां पे क्या रहता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहता है, अपनी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन लोड हो रहा है हीमोग्लोबिन पे, तो बॉडी क्या चाहिएगी कि वो सारी की सारी ऑक्सीजन क्या हो जाए, टिश्यू साइड पे अनलोड हो जाए। तो वहां पे भी ये क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए। या एनीमिया की कंडीशन हो, तो इन सब कंडीशन में क्या रहेगा, 2,3-bis-4-ग्लिसरेट क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो अगर मान लो glycolysis in the erythrocyte is linked with the 2,3-bis-4-glycerate production in the deficiency of the hexokinase enzyme। तो अगर मान लो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, यहाँ पे देखो, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, अपन को पता है। यहाँ पे क्या होती है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिए अपन को। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा नहीं। ये पूरा प्रोसेस नहीं चलेगा, तो ना ही ये 2,3-bis-4-ग्लिसरेट बनेगा, नहीं। ठीक है? तो अगर ये नहीं बना, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगी, जो टिश्यू साइट है ना, वहां पे ऑक्सीजन की अनलोडिंग मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? नॉट इजी टू अनलोड ऑक्सीजन एट द टिश्यू साइट। ठीक है? और दूसरा देखते हैं कि अगर पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए, ये देखो, यहाँ पे अपन को क्या होता है, जब फोस्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट में चेंज होता है, तो अपन को क्या, एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं पायरुवेट काइनेज। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये प्रोसेस चलेगा नहीं। ये पूरा प्रोसेस नहीं चलेगा, तो ये क्या होगा, 2,3-bis-4-ग्लिसरेट क्या हो जाएगा, अपनी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो अगर ये बढ़ जाएगा, लेवल ऑफ द 2,3-bis-4-ग्लिसरेट हाई, यानी बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की लोड अनलोडिंग क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये याद रखना, ये दो सिंपल सी बात याद कर रख लो, कि 2,3-bis-4-ग्लिसरेट अगर बढ़ेगा अपनी बॉडी में, तो ये क्या करवाएगा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग कराएगा इजीली। और अगर ये कम हो जाएगा अपनी बॉडी में, तो ये क्या करवाएगा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग को क्या करेगा, मुश्किल कर देगा, हार्ड हो जाएगा अपने लिए। ठीक है ना? तो उसको कम करेगा, सिंपल सा है। अब देखते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक आप लोगों का, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी के लिए मेन एनर्जी सोर्स होता है, क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसको क्या होते हैं, इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं। इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होता है, स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम से, और खत्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 से, और साथ ही क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है।
तो अब इसकी लोकेशन देखते हैं, तो लोकेशन क्या होती है अपन को पता है, ये क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो कहाँ पे होगी, लिविंग सेल्स के अंदर होगी। लिविंग सेल्स में भी कहाँ पे होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए जितने भी एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारे कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसके रिएक्शन देखते हैं, तो ये क्या होती है, इसमें 10 स्टेप होते हैं। तो ये तो क्या है, इसके लिंक रिएक्शन है। ये तो क्या है, लिंक रिएक्शन है। ये लिंक रिएक्शन क्या करती है, ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने का काम करती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट चेंज होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और साथ ही क्या होगा, NADH2 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और अपन जानते हैं जब एक ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म होती है तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के। तो दो मॉलिक्यूल ही क्या बनेंगे, NADH2 के बनेंगे, और दो मॉलिक्यूल ही क्या होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आगे ये क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके सिट्रेट की सिंथेसिस करता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये तो याद रखना। अब बन गया सिट्रेट, बन गया तो सिट्रेट चेंज होगा सिस एकोनिटेट में, और कौन सा एंजाइम करवाएगा, एकोनिटेज एंजाइम करवाएगा, और साथ ही क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल फ्री होगा। सिस एकोनिटेट बन गया। अब ये सिस एकोनिटेट चेंज होगा आइसोसिट्रेट में, और कौन सा एंजाइम करवाएगा, सेम एकोनिटेट एंजाइम करवाएगा, और साथ ही क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल फ्री होगा, ठीक है। आइसोसिट्रेट बन गया, आइसोसिट्रेट चेंज होगा ऑक्जेलो सक्सिनेट में चेंज होगा, और साथ ही क्या होगा, साथ ही क्या होगा, NADH2 का फॉर्मेशन होगा, और कौन सा एंजाइम करवाएगा, इस रिएक्शन को कैटालाइज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज करवाएगा। ऑक्जेलो सक्सिनेट बन गया, ऑक्जेलो सक्सिनेट बाद में चेंज होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, और डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्री होगा, और कौन सा एंजाइम करवाएगा, इस रिएक्शन को कैटालाइज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज करवाएगा। क्लियर इतना? अब क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन गया है, ये चेंज होगा सक्सेनाइल कोएंजाइम में, और फिर से ये क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और साथ ही एक NADH2 का फॉर्मेशन होगा, NADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम चेंज होगा सक्सिनेट के अंदर, और क्या होगा, जो ये कोएंजाइम है ना, वो फ्री हो जाएगा, और साथ ही क्या होगा, एक GTP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या हो रहा है, GTP मॉलिक्यूल का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो अगर आपको पूछ ले कि क्रेब्स साइकिल के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन कौन से स्टेप के दौरान होता है, तो बता देना, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट के अंदर चेंज होता है, तब क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है, और एक GTP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। सक्सिनेट बन गया, सक्सिनेट फिर चेंज होगा फ्यूमेरेट में, और साथ ही क्या होगा, FADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करवाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज पे एक क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे रहता है, ये और जितने भी एंजाइम देख रहे हैं ना अपन, ये कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, जबकि ये क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे अटैच होता है, ठीक है। तो फ्यूमेरेट बन गया, फ्यूमेरेट से क्या बनेगा, मेलेट बनेगा, और कौन सा एंजाइम रिएक्शन, कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा, फ्यूमेरेज करवाएगा। मेलेट बन गया, मेलेट से फिर क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, ठीक है। और साथ ही क्या होगा, NADH2 का फॉर्मेशन होगा, और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करवाएगा, मेलेट डिहाइड्रोजनेज करवाएगा, और ये फिर ऑक्जेलो एसीटेट बन गया, और ये फिर से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्रेब साइकिल है सिंपल सी, तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से एक बार रीड कर लेना है इसको। तो ये सारा इसी के बारे में दे रखा है थ्योरी में। तो अपन देखो समरी, देखो इसमें क्या हो रहा है समरी में, कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम था, ये बन रहा था, ये किससे रिएक्ट कर रहा था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिलके क्या क्या बना रहा था, फिर बाद में पूरा इस रिएक्शन को कैटालाइज करवा के लास्ट में क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दो फ्री हो रहे थे सक्सेसिव स्टेप से, और क्या बना रहा था, थ्री मॉलिक्यूल किसके बने, NADH2 के, एक मॉलिक्यूल बना FADH2 का, एक मॉलिक्यूल बना GTP, किससे बनी, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से, और जो सक्सिनाइल कोएंजाइम का कोएंजाइम था ना, वो फ्री हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा था। और साथ ही क्या हुआ, ATP, ATP देखते हैं अपन। तो ये ATP का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है, एरोबिक कंडीशन के अंदर। तो अपन को पता है, एक NADH2 क्या करता है, एक NADH2 क्या करता है, 2.5 ATP का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना।
तो कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल है तो 7.5 एटीपी का प्रोडक्शन होगा NADH2 से, और एक FADH2 मॉलिक्यूल कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है? 1.5 एटीपी। तो इसके कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 1.5 एटीपी, और एक जीटीपी किसके बराबर होती है? 1 एटीपी के बराबर होती है। तो टोटल जब क्रेब्स साइकिल एक बार चलेगी तो कितनी एटीपी का प्रोडक्शन होगा? 10 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और अब अपन को पता है कि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बने थे, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम के। तो ये पूरा प्रोसेस है ना क्रेब्स साइकिल का, 2 बार चलेगा, तो कितनी एटीपी का प्रोडक्शन होगा? 20 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है? क्लियर हुआ इतना तो? और देखते हैं, हाँ, यहीं पे देख लेते हैं। तो अपने क्या हुआ, 20 एटीपी का प्रोडक्शन होगा क्रेब्स साइकिल से, और लिंक रिएक्शन के अंदर ये 2 NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा था ना, तो इससे भी क्या होगा? 2.5 है, तो ये कितनी 5 एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है? और ग्लाइकोलाइसिस में देखा था अपन ने कितने एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था कुल मिला के? 7 एटीपी का। कौन सी? एरोबिक कंडीशन में। ठीक है? तो टोटल एटीपी कितनी हुई? 25 हो गई, और ये 7 हुई, तो 32 एटीपी का प्रोडक्शन होता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना, तो 32 एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है? तो ये याद रखना। अब आगे देखते हैं अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस भी। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि मान लो किसी के बाबू ने बोला कि बेबी तुम भी मेरे लिए फास्ट रखा कर। तो बेबी ने क्या किया, जोश जोश में 2 दिन हो गए कुछ खाया ही नहीं, तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, सेल के पास ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा। तो सेल को थोड़ी पता है कि बाबू ने क्या रखा है, बेबी के लिए फास्ट रखा है। तो सेल के पास ग्लूकोज की कमी हो गई, तो बॉडी क्या करेगी फिर? उस ग्लूकोज को पूर्ति करने के लिए एक पाथवे चलाएगी, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से क्या करते हैं अपन? ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। तो बाबू की बॉडी भी क्या करेगी? नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होंगे, मान लो पायरुवेट हो गया, लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, प्रोपियोनेट हो गया, तो इनसे क्या करेगी? ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगी, और उसकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगी, और उसके बाबू को क्या करेगी? जिंदा रखेगी। ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसकी लोकेशन देखते हैं, लोकेशन कहाँ पे होती है? अपन को पता है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो लिविंग सेल्स के अंदर ही होगी। लिविंग सेल्स के अंदर कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ठीक है? साइटोप्लाज्म में होती है, और मोस्टली कहाँ पे देखा जाता है इस रिएक्शन को? लीवर के अंदर, और सम एक्सटेंट इन किडनी के अंदर भी देखा जाता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस अपनी बॉडी में हो रही है तो उसके फायदे क्या है? तो ब्रेन हो गया, एरिथ्रोसाइट हो गई, किडनी मेडुला हो गया, तो ये एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट होती है? ग्लूकोज पे डिपेंड होती है। तो क्या करती है, इनको रेगुलर कंटिन्यू ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेन मान लो, एरिथ्रोसाइट मान लो, या किडनी मेडुला को मान लो। तो अगर मान लो वो बाबू फास्ट कर लिया तो उसके बॉडी में क्या हो गई? ग्लूकोज की कमी हो गई। बट ब्रेन को और इनको तो क्या होगी? कंटिन्यू ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉडी ने क्या किया, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस डेवलप किया अपनी बॉडी में। तो ये क्या करवाता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से क्या करवाएगा? ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाएगा, और इनको ब्रेन को, एरिथ्रोसाइट को, किडनी मेडुला को दे देगा, जिनसे क्या रहेगा? इनका प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस चलता रहेगा नॉर्मली। ठीक है? तो एक तो इसका सिग्निफिकेंस ये हो गया है कि जो ऑर्गन है प्रॉपरली ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है ना, तो उनके लिए ये क्या करवाता है? ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है? दूसरा क्या है कि ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स दैट सप्लाई एनर्जी टू द स्केलेटल मसल अंडर द एनारोबिक कंडीशन। तो अपन को पता है कि विग्रस एक्टिविटी करते हैं अपन, तो जो ग्लूकोज के जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, और वो ग्लूकोज चेंज होती है लैक्टिक एसिड के अंदर, और वो लैक्टिक एसिड क्या होता है? उससे मसल्स में क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है या जम जाता है। ठीक है? तो अब मसल्स को क्या होगा? मसल्स को तो एनर्जी तो चाहिएगी ना, तो उसको ग्लूकोज तो चाहिए। तो वो ग्लूकोज कहाँ से आएगी? फिर बाद में जो लैक्टेट जमा हुआ है ना उस स्केलेटल मसल्स में, तो वो लैक्टेट जाएगा लीवर के पास है, और वो लीवर उसको चेंज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज फिर उस स्केलेटल मसल्स को देगा। तब वो क्या करेगी? स्केलेटल मसल एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है? तो पूरी साइकिल चलता है उसके अंदर, तो वो आगे देखेंगे अपन। और फास्टिंग कंडीशन, तो फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या होता है? ग्लूकोज की कमी पूरी करता है ये तो देख ही लिया अपन ने। और क्या होता है? सर्टेन मेटाबोलाइट, तो जैसे देखा कि लैक्टेट, ग्लिसरॉल, तो जिस लैक्टेट का ले लो एग्जांपल, तो विग्रेस एक्टिविटी की अपन ने, तो अपनी मसल्स में क्या हुआ? लैक्टेट जम गया। तो अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होएगा तो वो क्या करेगा? उस लैक्टेट को फिर से ग्लूकोज में चेंज करवा देगा। ठीक है? और वहां पे क्या रह जाएगी? जो मसल्स में सोरनेस थी, थकान थी लैक्टेट से, तो वो क्या हो जाएगी? वो भी दूर हो जाएगी।
और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होगा नहीं अपनी बॉडी में तो क्या होगा, जो मेटाबोलाइट था, लैक्टेट था, वो उस मसल्स में ही जमा रहेगा और वो कुछ तो काम नहीं करेगा एक तो, और उस मसल्स में क्या रहेगा, थकावट और पैदा करेगा, ठीक है ना? तो ये क्या रह गया, एक पॉजिटिव यूज हो गया ग्लूकोनेोजेनेसिस का कि जो मेटाबोलाइट होते हैं ना, उनको अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होने देता और उनका यूज करके बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज का और प्रोडक्शन करवा देता है, ठीक है? तो ये उसके सिग्निफिकेंस हो गए। तो अब इसके रिएक्शंस देखते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जो अपन ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था ना, उसका ही रिवर्सल होता है पूरा का पूरा। बट उसमें क्या होते हैं, 3 स्टेप ऐसे होते हैं कि जिनका क्या होता है, रिवर्सल नहीं हो सकता डायरेक्ट। तो अपन को कुछ दूसरे स्टेप से उनको जाके रिवर्स करना पड़ता है उन स्टेप को, ठीक है? तो 3 स्टेप कौन से हैं कि जब पाइरुवेट से फोस्फेनोल पाइरुवेट का कन्वर्जन है ना, वो एक। सेकंड कौन सा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट का कन्वर्जन, और ग्लूकोज 6 फोस्फेट से ग्लूकोज का कन्वर्जन। ये 3 कन्वर्जन अपन को करवाने पड़ते हैं और बाकी तो क्या हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं। तो ये 3 कन्वर्जन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। बट अपन को क्या करते हैं, दूसरे प्रोसेस के थ्रू जाके, दूसरे एंजाइम्स के थ्रू इनको क्या करते हैं, अपन रिवर्स करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं इनका क्या होता है। ये पाथवे देखो पहले अपन इसका। तो ये पूरा इधर से तो ये पूरा क्या चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस चल रहा है। अपन को बट करवाना क्या है, पाइरुवेट से अपन को ग्लूकोज की तरफ जाना है, ठीक है? तो पाइरुवेट से अपन को जाना है फोस्फोइनोल पाइरुवेट के पास। तो ये डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो इरिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है? तो ये पाइरुवेट क्या करेगा, ये पाइरुवेट है साइटोप्लाज्म में है, तो ये साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है, पाइरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज करता है और साथ ही एक एटीपी यहाँ पे यूज होती है। और अपन जानते हैं जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल आएंगे और यहाँ पे भी क्या होगी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होंगे, ठीक है? इतना क्लियर है ना आपको? तो ऑक्जेलो एसीटेट बन गया। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है, अपन को पता है क्रेब साइकिल में काम आएगा और फिर पूरी क्रेब साइकिल चलाएगा। और लास्ट में क्या बनता है, क्रेब साइकिल में एक बनता है मेलेट बनता है। तो ये मेलेट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। तो अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल हुआ वो? तो मेलेट क्या करते हैं, सटल सिस्टम चलता है इनका। तो ये सटल सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन मेलेट सटल सिस्टम, एस्पार्टेट सटल सिस्टम। तो ये सटल सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और वहां पे क्या करवाते हैं, इस रिएक्शन को चलाएंगे और मेलेट चेंज होगा ऑक्जेलो एसीटेट में। तो कौन चेंज करवाएगा इसको, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अब अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे भी कि ये मेलेट यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये रिएक्शन कैटेलाइज करवा रहा था और साइटोप्लाज्म में भी। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये मेलेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ना, ये क्या होता है, एक आइसो एंजाइम होता है। आइसो एंजाइम आप जानते हो ना कि एक एंजाइम की क्या होती है, मल्टीपल फॉर्म होती है, जो क्या करती है, रिएक्शन को कैटेलाइज करवाती है, सेम रिएक्शन को। तो ये क्या होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। और जो साइटोप्लाज्म में है तो उसको बोलते हैं साइटोसोल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है? तो ये दोनों क्या करते हैं, सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करवाते हैं, बट ये दोनों क्या होते हैं, आइसो एंजाइम होते हैं। तो ये याद रखना। ऑक्जेलो एसीटेट बन गया। अब ऑक्जेलो एसीटेट क्या होगा, चेंज होगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट में और साथ ही क्या होगा, जीटीपी। एक जीटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्री होगा, ठीक है? अब फोस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया तो आगे की स्टेप क्या होंगे, थोड़े बहुत तो क्या रहेंगे, रिवर्सिबल रहेंगे। तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट चेंज होगा 2 फोस्फोगलिसरेट में, 2 फोस्फोगलिसरेट चेंज होगा 3 फोस्फोगलिसरेट में, 3 फोस्फोगलिसरेट चेंज होगा 1,3 बिस फोस्फोगलिसरेट में। तो यहाँ पे अपन ने देखा था ग्लाइकोलिसिस के अंदर कि 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एटीपी यूज होंगी यहाँ पे, ठीक है? 2 एटीपी यूज होंगी यहाँ पे। 1,3 बिस फोस्फोगलिसरेट बन गया। अब ये बनेगा ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट और ये ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट बनेगा और क्या बनेगा, साथ ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो ये आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होंगे, एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, ठीक है? और ये दोनों मिलके क्या करा बनाएंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएंगे, ठीक है? इतना तो स्टेप क्या है, रिवर्सिबल थे। अब जो यहाँ पे आएगा कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट डायरेक्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, एक दूसरे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है? तो ये इस रिएक्शन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। अब बन गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, तो अब चेंज होगा ये फ्रुक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो अपन को पता है ये तो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो ये आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये तो
इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बन गया, अब ये चेंज होगा ग्लूकोज में। तो ये इसके लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी? ग्लूकोज सिक्स फोस्फेटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अपन ने देखा ये तीन स्टेप अपने को रिवर्स करने पड़े थे। एक तो पायरुवेट से फोस्फेनोल पायरुवेट का, और दूसरा कौन सा था? फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फोस्फेट से फ्रुक्टोज सिक्स फोस्फेट का, और थर्ड था फ्रुक्टोज सिक्स फोस्फेट से ग्लूकोज वाला। तो ये तीन स्टेप क्या करने पड़े अपन को? रिवर्स करने पड़े। तो इसकी समरी देखते हैं। समरी में क्या था कि दो पायरुवेट मॉलिक्यूल थे, चार एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए, दो जीटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए, दो एनएडीएच मॉलिक्यूल यूज हुए, और सिक्स वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हुई। तो फिर बाद में बनाया गया, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ, एनएडी बने, और ये सारा आगे का हो गया। तो ग्लूकोज बन गया अपने, कुल मिला के बात ये है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करवाता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं ना, उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? एनर्जी कंजप्शन स्टेप होता है। इसके लिए क्या होता है? इस कन्वर्जन के लिए अपन को एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये क्या होता है? हाई एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस होता है। तो इसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? अपनी तो बॉडी में एनर्जी वैसे ही कम है। मान लो किसी ने फास्ट रख रखा है, तो उसमें क्या रहेगी? ग्लूकोज की कमी है। अपन को ग्लूकोज बनाना है नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, तो अपनी बॉडी में तो वैसे ही पहले से ही एनर्जी की कमी है। तो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो एनर्जी क्या रहेगी? अपनी बॉडी में जो डिपॉजिट है फैट होता है ना, फैट का ऑक्सीडेशन होगा, तो उनसे क्या बनेंगे? फैटी एसिड बनेंगे, ग्लिसरॉल बनेंगे, और फिर बाद में क्या होगा? फैटी एसिड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो कहाँ पे काम में आएगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस में आएगी, और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा अपने पास। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। तो अब आगे देखते हैं कोरी साइकिल। कोरी साइकिल क्या है? बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है। तो इसमें क्या होता है कि किसी की बेबी ने बोला कि बाबू तुम भी जिम जाया करो। देखो वो दूसरी रिया का बॉयफ्रेंड है, वही जिम जाता है। तो बाबू को आया जोश, तो सुबह उठते ही चला गया जिम। तो वहां पे सारी एक्सरसाइज कर दी एक ही दिन में। तो उसमें क्या हुआ कि जो उसकी स्केलेटल मसल्स थी ना, उनमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो गया, जिसकी वजह से वहां पे जो ग्लूकोज थी उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ, और मसल्स में क्या हो गया? लैक्टेट लैक्टेट बन गया। मीन्स लैक्टिक एसिड क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। तो बाबू से दूसरे दिन तो उठा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये लैक्टेट फिर बाद में क्या हुआ? लीवर के पास गया। लीवर को बोला कि ये क्या हो गया? मेरे मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। तो लीवर ने क्या किया? ये जो लैक्टेट था ना, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू नियोजेनेसिस के थ्रू इसको चेंज कर दिया ग्लूकोज में। ठीक है, और इस ग्लूकोज को फिर दे दिया मसल्स को, और इस मसल्स ने इस ग्लूकोज को यूज कर लिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है कोरी साइकिल के अंदर पूरा। तो कोरी साइकिल क्या होता है? बेसिकली ये देख लो, जब विग्रेस एक्टिविटी करते हैं तो मसल्स में क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है। और हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इम्पोर्टेंस क्या है कोरी साइकिल की, जो अपन जानते हैं? ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट से जब वो क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन होती है, तो पायरुवेट से क्या बनता है? लैक्टेट बनता है। तो मान लो अगर ये प्रोसेस नहीं होता, इसको भूल जाओ पहले आप तो ये मानो कि क्या हो रहा है कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था, पायरुवेट बन रहा है। ठीक है, और क्या बन रहा है? साथ ही एटीपी भी बन रही थी, एटीपी यूज हो रही थी, और एटीपी बन भी रही थी। तो साथ ही क्या था? मेन ये है NADH प्लस, NADH2 मान लो, NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एनारोबिक कंडीशन है, तो एनारोबिक कंडीशन होगी, तो ये NADH2 तो क्या होगा? काम आएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी नहीं। तो NADH2 काम आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। और अपन को पता है, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड जाना कम कर देगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है ना, वो नहीं होगा, वो इंटरप्ट हो जाएगा एक तरीके से। तो नेचर ने क्या किया कि ये लैक्टेट पायरुवेट को क्या किया? एनारोबिक कंडीशन में इसको चेंज कर दिया लैक्टेट में। और जब पायरुवेट लैक्टेट में चेंज होता है, तो अपन को पता है NADH2 चेंज होता है Na प्लस में। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ? ये जो एक्यूमुलेट हो रहा था, ये NADH2 था ना, ये कम हो गया, ये काम आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगी वो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होगा? अपने पास एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ग्लाइकोलिसिस से, वो कितनी? 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। अगर ये लैक्टेट वाला प्रोसेस नहीं होता, तो ये 2 एटीपी भी नहीं बनती अपनी बॉडी में। ठीक है,
तो जो सेल ऐसी हैं, कुछ सेल ऐसी हैं कि जो एनर्जी के लिए ग्लाइकोलिसिस पे ही डिपेंड है, तो उनके लिए तो क्या हो जाती है, मुसीबत हो जाती है ना, ठीक है? तो अब इसका प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई विग्रेस एक्टिविटी करते हैं अपन, तो मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है और एनाएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या बनाता है, लैक्टेट बनाता है। ये लैक्टेट फिर क्या करेगा, जाएगा लीवर के पास और लीवर उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जेनेसिस के थ्रू इसको चेंज कर देगा ग्लूकोज के अंदर और फिर ये ग्लूकोज दे देगा फिर से मसल्स को। अब आप बोलोगे कि ये जो कन्वर्जन हो रहा था वो मसल्स में पॉसिबल नहीं है क्या? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मसल्स के पास 2 एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इन दोनों क्या होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी होती है। वो मसल्स के पास नहीं होते, जिसकी वजह से मसल्स में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है और जिसकी वजह से ये स्टेप है, ये लैक्टेट से ग्लूकोज का कन्वर्जन मसल्स में नहीं देखने को मिलता। ठीक है? तो ये हो गया। अब देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो ये क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है, क्लिनिकल क्वेश्चन आता है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बेसिकली होती क्या है? तो ग्लाइकोजन क्या होता है, ये अपनी बॉडी में ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म होती है। जैसे प्लांट में ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म क्या होती है, स्टार्च होती है, वैसे ही अपनी बॉडी में इसकी स्टोर फॉर्म क्या होती है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। अगर अपनी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या होता है, वो चेंज होता है ग्लाइकोजन में, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस है। और अगर अपनी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर वो क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, लाइसिस। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, ये जो ग्लाइकोजन है ना, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ठीक है? तो उसके दौरान क्या होता है, एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये अपने ग्लूकोनियोजेनेसिस में तो काम में आ रहा था ना ये एंजाइम। ठीक है? तो ये इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है इस कन्वर्जन में। बट जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती हैं, टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ये भी क्या होती है, बहुत सारे टाइप की होती हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 0, टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होती है। ठीक है ना? तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 में क्या होता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है? तो यही क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 को क्या बोलते हैं, वॉन ग्रिगिस डिजीज भी बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट नोट भी आ सकता है इसके ऊपर, या मोस्टली क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या होता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और इसकी इंसिडेंस रेट क्या होती है कि ये 2 लाख में से 1 पर्सन को होने के चांस होते हैं। ठीक है? और इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इसके बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, एक तो अपन ने देख लिया कि अगर ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन है ना, वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो अपनी बॉडी में क्या हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। पहला तो क्या है, मैनिफेस्टेशन है हाइपोग्लाइसीमिया। सेकंड क्या है, अपन ने देखा था, एक सेकंड, अपन ने देखा था कि जब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड थे, तो मान लो लैक्टेट है, तो लैक्टेट से क्या हो रहा था, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा था। तो इसमें भी क्या था, लास्ट स्टेप था जिसमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो वो कौन सा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है ना? तो अगर वॉन ग्रिकिस डिजीज होगी तो उसमें क्या रहेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो अपनी बॉडी में लैक्टेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिडीमिया बोलेंगे। ठीक है ना? तो अपने जो ब्लड प्लाज्मा होगी ना, उसकी पीएच क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे लैक्टिक एसिडीमिया। अब क्या हुआ, हाइपरलिपिडीमिया, कि मान लो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई, बॉडी में क्या हो गया, ग्लूकोज की कमी हो गई बॉडी में, यहाँ पे जगह है। हाँ, तो क्या हुआ, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, बहुत कम हो गया, तो क्या होगा, अपनी बॉडी में जो लिपिड है ना, जो स्टोर लिपिड या फैट है ना, उसका ब्रेक डाउन होगा और क्या बनाएगा, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनाएगा।
फैटी एसिड फिर इसका ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगी, कीटोन बॉडीज बनेंगी, कीटोन बॉडी बनेगी। और ये कीटोन बॉडी क्या करेंगे, अपन को क्या देंगी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। तो क्या देखने को मिला, अपनी बॉडी में क्या हुआ, फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज बढ़ गई। जो नॉर्मली किस केस में देखा जाता है कि अपनी बॉडी में जब लिपिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना, तो क्या होती है, फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडी बढ़ी हुई मिलती है। तो ये किसको शो कर रहा है, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन को शो कर रहा है। ये फैटी एसिड और कीटोन बॉडी कौन सी कंडीशन में बढ़ती हैं, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन में बढ़ती हैं। और थर्ड क्या है कि अपन ने देखा कि ये जो ग्लाइकोजन से है ना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्जन नहीं हो पाया, ग्लूकोज का कन्वर्जन नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट था, तो उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं हो पाया। तो ये क्या हो गया, दूसरा पाथवे फॉलो करेगा और क्या बना लेगा, एचएमपी संट के थ्रू क्या बना लेगा, राइबोज फोस्फेट बना लेगा। और ये राइबोज फोस्फेट क्या होता है, अपन को पता है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड है तो इसकी मेटाबॉलिज्म होगी। जब न्यूक्लियोटाइड की मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो क्या होगा, अपनी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो जिसको क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया। और ये किस केस में देखने को मिलता है, गाउट की कंडीशन में भी क्या होता है, यूरिक एसिड अपनी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये चार मैनिफेस्टेशंस आते हैं। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है अपनी बॉडी में, तो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लैक्टिक एसिडीमिया होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है और हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया सारा। अब देखते हैं एचएमपी संट। तो एचएमपी संट का नाम सुनते हैं अपना, आपका मुंह भी क्या होता है, ऐसा खुला का खुला रह जाता है। ठीक है, बट ये है कुछ ही नहीं, ये जितना इसका नाम खतरनाक है ना, उतना ही ये इजी है। ठीक है ना। तो एचएमपी संट को पढ़ते हैं। एचएमपी संट क्या होता है, बेसिकली ये जो ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल होती है ना, उसका क्या होता है, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है। ठीक है, इसके और भी नाम होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेंटोस फोस्फेट पाथवे बोलते हैं। कहीं पे ट्रिपल पी लिखा हुआ हो ना, तो वो भी क्या होता है, एचएमपी संट ही होता है। फोस्फोग्लूकोन ग्लूकोनेट पाथवे बोलते हैं, डिक्स डिकेंस होरेका पाथवे बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तीन नाम है इसके। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन क्या है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो कहाँ पे होगी, लिविंग सेल्स के अंदर होगी। लिविंग सेल्स में भी कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। साइटोप्लाज्म में और क्या क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी साइटोप्लाज्म में हो रहा था। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे होता है, चैंपियन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ये मेनली कौन से टिश्यू के अंदर देखा जाता है, लीवर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, एरिथ्रोसाइट हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, टेस्टिस हो गया और मेमरी ग्लैंड हो गई। तो इनमें देखा जाता है चैंपियन। इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, ये ना तो कोई एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ना ही कोई एटीपी यूज करता है। ये आप लोगों की तरह होता है नल्ला, कुछ ही काम नहीं करता ये। ठीक है, तो फिर लोगों ने देखा कि ये कुछ ही काम नहीं करता, तो ये फायदे क्या काम आया अपनी बॉडी में, क्यों, मतलब ये पढ़ने का क्या मतलब राइट था। तो आगे देखेंगे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये क्या होता है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पाथवे स्टार्ट होता है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से, और खत्म कहाँ पे होता है, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट पे। अब आप बोलोगे क्यों मजे ले रहे हो बॉस, ऐसा कोई रिएक्शन थोड़ी होती है जो उसी से स्टार्ट हो रही है और उसी पे जाके खत्म होती है। तो इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से स्टार्ट होता है एचएमपी संट, और कहाँ पे, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट पे ही जाके खत्म होता है? ऐसा भी होता है क्या, बट होता क्या है, इसके स्टार्टिंग में 6 मॉलिक्यूल होते हैं और लास्ट में कितने मॉलिक्यूल बचते हैं, 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बचते हैं। और क्या बनता है, साथ ही पेंटोज बनती है और NADPH बनता है। तो ये दोनों चीज क्या है, अपने लिए फायदेमंद होती हैं। तो इसके रिएक्शन देखते हैं। इसके दो फेज होते हैं, एक तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेज, और एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो इसका ये पाथवे देखो पहले, तो ये रहा इसका पाथवे। तो पाथवे में क्या होता है, ये ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से स्टार्ट होता है और ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट पे जाके खत्म हो रहा है। ये देखो, मजाक नहीं था, वो सच में बोल रहा था मैं। तो ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से स्टार्ट होता है, तो इसके कितने, सिक्स मॉलिक्यूल स्टार्टिंग से अपन देख के चलेंगे। सिक्स मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट के, तो ये कन्वर्ट होगा सिक्स फोसो ग्लूकोनोलेक्टोन, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, सिक्स मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कौन से एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट डिहाइड्रोजनेज करवा रहा है। और साथ ही क्या बनेंगे, सिक्स मॉलिक्यूल बनेंगे NADPH2 के। अब सिक्स फोसो ग्लूकोनोलेक्टोन चेंज होगा सिक्स फोसो ग्लूकोनेट में, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, सिक्स मॉलिक्यूल ही बनेंगे। और क्या होगा, बस यही होगा। और ये आगे चेंज होगा, सिक्स फोस्फोग्लूकोनेट चेंज होगा राइबोलोज फाइव फोस्फेट में, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, सिक्स मॉलिक्यूल बनेंगे। और क्या हो रहा है यहाँ पे, सिक्स मॉलिक्यूल NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन करवा रहा है इस रिएक्शन को कैटालाइज,
फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज और साथ ही यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हुए, 36 कार्बन हुए। ठीक है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसके पास कितने हुए, 30 कार्बन हुए। तो 6 कार्बन कहाँ गए, 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे गई, इनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था उसके एक मॉलिक्यूल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। अब जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना था उस पे अगर राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमेरेज एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, चार मॉलिक्यूल बनाएगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के। और अगर राइबोलोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज एक्ट करेगा तो ये बनाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। तो ये कितना, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड होता है और ये भी 5 कार्बन कंपाउंड होता है। अब क्या होगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 कंपाउंड, ठीक है ना, इसके 2 कंपाउंड और राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे, सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएंगे। ठीक है, और कौन सा एंजाइम कैटालाइज करवाएगा इस रिएक्शन को, ट्रांसकीटोलेज। और ये सूडो हेप्टुलेज 7 फॉस्फेट क्या होता है, 7 कार्बन कंपाउंड होता है और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और इसके कितने, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब इन ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाते हैं और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड होता है और ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, अब एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट क्या करेगा, ये जो जाइलूज 5 फॉस्फेट के ये 2 मॉलिक्यूल बचे थे ना, इनसे ये क्या करेगा, बाइंड करके ये क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा और 2 मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल चेंज होंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इससे आइसोमराइजेशन से। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था ये भी आइसोमराइजेशन से क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे टोटल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल तो ये ऊपर से आ गए और 2 मॉलिक्यूल ये इधर से आ गए। ठीक है, तो ये 4 मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुए यहाँ पे बन गए। अब देखते हैं कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल थे। ठीक है ना, अपन जानते हैं ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये क्या होगा, एक ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल चेंज होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और फिर इन दोनों के एक-एक मॉलिक्यूल हो गए ना, तो ये दोनों फिर मिलके क्या बनाएंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएंगे। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट चेंज होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ये बन गया। तो अपने पास क्या हो गए, 4 मॉलिक्यूल तो ये बन गए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के और एक मॉलिक्यूल ये बन गया। तो टोटल क्या हुए, 5 कंपाउंड बन गए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के और लिए कितने थे, 6 मॉलिक्यूल लिए थे। और इसके साथ ही क्या हुआ, 12 मॉलिक्यूल क्या बने, NADPH2 के बने और क्या बना, पेंटोज बनी। तो इन दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, तो वो अपन देखेंगे आगे। तो ये तो क्या था, ऑक्सीडेटिव फेज थी तो, और ये आगे का जितना भी पूरा अपन ने पढ़ा ना वो क्या है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होती है। ठीक है, तो ये देखो ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव अपन ने पढ़ ली, तो आप एक बार इनको रीड करना नोट्स को। तो क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल थे, तो वहां से स्टार्ट हुआ और 12 NADP प्लस और 6 मॉलिक्यूल H2 ये बाद में कन्वर्ट किस में हुआ, 6 मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अपन ने देख लिया, यहाँ पे ये फ्री हो रहे थे 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या हो रहा था, 12 मॉलिक्यूल बने NADPH के और 6 मॉलिक्यूल बने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। ठीक है, तो ये सारा अपना क्या बना, HMP संट हो गया। अब देखते हैं अपन के कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लूकोज HMP संट का अपनी बॉडी में सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस प्रोसेस के दौरान ना तो ATP यूज होती है ना ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रोसेस के दौरान 2 कंपाउंड बनते हैं, एक तो पेंटोज बनता है और एक बनता है NADPH बनता है। तो इन दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। तो इस पेंटोज से तो क्या होता है, जैसे राइबोज 5 फॉस्फेट था तो उससे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है। ये देखो
पेंटोज का तो क्या बेनिफिट है, तो इससे क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है। जबकि ये जो NADPH है, NADPH की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो इस पे सेपरेट शॉर्ट नोट भी आ जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ NADPH क्या क्या होते हैं वो बताओ। तो ये क्या करवाता है, NADPH क्या करवाता है, फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स होते हैं ना, उनकी क्या करवाता है, बायोसिंथेसिस करवाता है। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनकी क्या करवाता है, बायोसिंथेसिस करवाता है। और एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन होती है ना, उनमें भी क्या होता है, NADPH का रोल होता है। और ये क्या करवाता है, फेगोसाइटोसिस करवाता है। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो फेगोसाइट सेल होती हैं वो कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल आता है ना, उसको इंगल्फ कर देती है, इंगल्फ कर लेती है और उनको बाद में डिग्रेड करके खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, NADPH का रोल होता है। और ये आरबीसी होती है ना, उसके मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। और जो लेंस होता है अपनी आंखों में, तो उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है ये। तो अब देखो कि अगर मान लो HMP सेंट अपनी बॉडी में नहीं होगा, तो ना तो पेंटोज बनेगा और ना ही NADPH बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो इनकी वजह से जो काम हो रहे थे ना, वो सारे क्या हो जाएंगे, इम्पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी में क्या रहेगा, सिम्टम आएंगे। तो क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंसी, एक तो ये देखो कि पेंटोज क्या करवा रहा था, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करवा रहा था। तो अगर HMP सेंटर नहीं होगा तो वो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, तो अपनी बॉडी में क्या रहेगा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड उनका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा। जो आरबीसी है उनका मेचुरेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ये क्या करवा रहा है, NADPH क्या करवा रहा है, जो लेंस होती है उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये NADPH नहीं होगा, तो ये जो लेंस है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे इतने, तो क्या होगे, ओपेक ओपेक रहेंगे ये, और कैटेरेक्ट वगैरह वैसा कोज हो जाएगा। ये आरबीसी की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, फेगोसाइटोसिस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होएगा, एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन भी अफेक्ट होएंगी, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड की सिंथेसिस भी रुक जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो NADPH और पेंटोज से होने वाले काम है ना, वो सारे रुक जाएंगे एक तरीके से, अगर HMP सेंट नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, HMP सेंट अपनी बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है। अब देखते हैं, लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, डिसऑर्डर ऑफ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या होती है, मेनली ये आप लोगों के अंदर, इन्फेंट होते हैं ना, आप लोग इन्फेंट ही तो ये छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। इन्फेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उनमें देखने को मिलती है। और ये क्या है, ये एक ऑटोजोमल है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। और इसके इंसिडेंस रेट क्या है कि 30,000 बच्चों में से एक को हो सकता है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है इस गैलेक्टोसीमिया में। तो इसका पहले प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होता है, इसमें डिफेक्ट किस वजह से होता है। तो ये क्या होता है, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज कहाँ से आता है, तो गैलेक्टोज कहाँ से आता है, मिल्क से आता है। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज क्या होती है, डाइसेकेराइड होती है। तो ये डाइसेकेराइड किससे मिलके बनी होती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनी होती है। तो अब क्या होगी, गैलेक्टोज आ गया अपनी बॉडी में, तो उसका मेटाबॉलिज्म तो होगा ही ना। तो गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज चेंज होता है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में। और कौन सा एंजाइम करवाता है, गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम करवाता है उसको। गैलेक्टोज 1 फोस्फेट बन गया, अब ये चेंज होगा ग्लूकोज 1 फोस्फेट में। और कौन सा एंजाइम करवाएगा, यूरी गैलेक्टोज 1 फोस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज करवाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज 1 फोस्फेट बन गया, अब ये चेंज होगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर। और कौन सा एंजाइम करवाएगा, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो क्या हो रहा है, इसमें म्यूटेशन ही तो हो रहा है एक तरीके से, कि जो फोस्फेट 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ था, वो बाद में कहाँ पे अटैच हो गया, ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम पे अटैच हो गया, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया, अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये क्या होगा, यूज हो जाएगा एनर्जी में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। दूसरा क्या होगा कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, नियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे का प्रोसेस है। तो अपने लिए दिक्कत कहाँ पे होती है कि जो गैलेक्टोसीमिया होता है ना, क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया होता है ना, उसमें इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस फिर आगे नहीं चलता। तो ये स्टेप क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी में गैलेक्टोज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जिसको क्या बोलेंगे अपन, गैलेक्टोसीमिया बोलेंगे, गैलेक्टोसीमिया बोलेंगे। और अगर ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होने लग जाए, तो उसको बोलेंगे गैलेक्टोयूरिया, ठीक है। तो एक तो मैनिफेस्टेशन ये हो गया यहाँ पे देखो, कि अगर गैलेक्टोज
वन फोस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज अपनी बॉडी में बढ़ जाएगा जिसको बोलेंगे गैलेक्टोसीमिया, और ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा तो उसको बोलेंगे गैलेक्टोज यूरिया बोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि अगर ये स्टेप इंटरप्ट हो गया तो क्या होगा, ये गैलेक्टोज दूसरा पाथवे एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, गैलेसिटोल बनाएगा। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा इस प्रोसेस के लिए, एल्डोलेज रिडक्टेज। ठीक है। तो ये गैलेसिटोल क्या करेगा फिर, ये गैलेसिटोल क्या करेगा, गैलेसिटोल बना लेगा। तो ये गैलेसिटोल भी क्या करेगा, अपनी बॉडी में कैटेरेक्ट कोज करवाएगा। तो यहाँ पे देखो ये रहा डेवलपमेंट ऑफ कैटेरेक्ट, तो ये गैलेसिटोल अपनी बॉडी में कैटेरेक्ट डेवलप कराएगा। थर्ड क्या होता है कि अगर गैलेक्टोज वन फोस्फेट और गैलेसिटोल है, ये रहा गैलेक्टोज वन फोस्फेट है और गैलेसिटोल, ये क्या करेंगे अपनी बॉडी में जो टिश्यू है ना, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, लेंस हो गया, तो उनमें क्या हो जाएंगे, ये एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। लीवर हो गया, किडनी हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, लेंस हो गया, तो उनमें क्या हो जाएंगे, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उनके जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं ना वो ऑर्गन है, तो उनको क्या करेंगे, ये इम्पेयर करेंगे उनके फंक्शन को। ठीक है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है कि ये क्या करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कोज करवाता है। कैसे करवाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैलेक्टोज का क्या हो रहा है, फोस्फोराइलेशन हो रहा है, तो ये आगे मेटाबोलाइज भी नहीं हो रहा, तो इसने क्या कर रखा है, जो फोस्फेट आयन है उनको क्या कर रहा है, बुक कर रखा है एक तरीके से। ठीक है ना। और अपन जानते हैं जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, तो फोस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है, फोस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है। तो अगर फोस्फेट अपनी बॉडी में होगा नहीं तो ये फोस्फोराइलेशन रिएक्शन होगी नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अपनी बॉडी में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीजें ना, बॉडी कितनी बढ़िया तरीके से बनाई गई है, ये छोटे छोटे केमिकल है ना, कहाँ कहाँ जाके अपने बॉडी को अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ये रहा, तो फोस्फोराइलेशन होगा जिसकी वजह से अपनी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर ये गैलेसिटोल और गैलेक्टोज वन फोस्फेट और गैलेसिटोल अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लीवर, किडनी, नर्वस टिश्यू और लेंस में, तो उनके क्या करेंगे, नॉर्मल जो फंक्शन कर रहे हैं वो ऑर्गन, तो उनको क्या करेंगे, इम्पेयर करेंगे। और ये जो गैलेसिटोल है ना वो कैटेरेक्ट डेवलप करेगा। तो ये हो गए इनके सारे गैलेक्टोसीमिया। तो इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन, टेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या रहेगी, गैलेक्टो वन फोस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी क्या मिलेगी अपन को, कम मिलेगी। और ट्रीटमेंट क्या है, अपन को जो लैक्टोज और गैलेक्टोज फ्री डाइट लेनी है, जिस डाइट में लैक्टोज या गैलेक्टोज नहीं होगा ना वो खाएंगे अपन। अगर अपनी बॉडी में लैक्टोज या गैलेक्टोज आएगा ही नहीं तो ये फिर डिफेक्ट होगा ही नहीं, अपने को दिक्कत होगी नहीं। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सारा, क्या हो गया, ये अपन ने पढ़ ली पूरी मेटाबॉलिज्म में। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा ना, हो गया, अब आपको क्या करना है, जो नोट्स मिलेंगे तो उन नोट्स को क्या करना है, खुद से रिवाइज करना है एक बार, और जो भी पाथवे आया है उनके अंदर, उन पाथवे को एक बार ड्रॉ करना है। बस 15-20 मिनट लगेगी, बट आपको ये क्या हो जाएगा, परमानेंट याद हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जाम देने जाओ आप बस। ठीक है। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि मैं 2 दिन बाद और रिवाइज कर लूंगा, 3 दिन बाद और रिवाइज कर लूंगा। पढ़ो तब पूरा बढ़िया से कंसंट्रेट होके पढ़ो, और एक बार पढ़ो, वापस से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और अगर आपके लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर आपके लिए लेक्चर थोड़े भी बेनिफिशियल रहते हैं ना, तो क्या करो, लाइक किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। इसके तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं आप लोगों के। ऐसे ही आगे आगे धीरे धीरे क्या होगी, पूरी बायोकेमिस्ट्री कवर करेंगे अपन बढ़िया से। और अगर आपको कोई लगे कि ये टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने तो वो भी पढ़ाना चाहिए था, वो क्या करो, आप कमेंट कर दिया करो या मेरे को इंस्टा पे डीएम कर दो। ठीक है। तो यही था अपना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का लेक्चर, तो ये खत्म होता है यहाँ पे। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।